हेलो। हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं भूपेंद्र स्वागत करता हूँ आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। देखिए बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूक्लियस केंद्रक। तो देखिए बच्चों, न्यूक्लियस या केंद्रक क्या होता है इसके बारे में पहले अपन बात करते हैं। तो न्यूक्लियस केंद्रक के अंतर्गत कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाला एक सघन भाग होता है जो कि लगभग मध्य में पाया जाता है, और यह केंद्रक जो है वह कोशिका के समस्त क्रियाओं का नियमन एवं नियंत्रण करता है। तो ये एक सामान्य परिचय आपका हुआ कि केंद्रक क्या होता है, जिसके बारे में पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि केंद्रक जो है वह यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे कि भाई केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई। तो देखिए बच्चों, केंद्रक के खोजकर्ता जो हैं वे रॉबर्ट ब्राउन माने जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने आर्किड पादप की जड़ की कोशिकाओं के अंतर्गत सबसे पहले केंद्रक को खोजा था। इसी कारण से रॉबर्ट ब्राउन को जो है केंद्रक की खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, तो क्या रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में आर्किड पादप की जड़ की कोशिकाओं में केंद्रक को सबसे पहले देखा था। इसी कारण से जो है बच्चों वह केंद्रक के खोजकर्ता माने जाते हैं। तो ये बात हुई क्या, केंद्रक की खोज। अब देखिए आगे हम चर्चा करते हैं कि भाई केंद्रक की जो उपस्थिति है वह क्या सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत समान रूप से पाई जाती है अथवा नहीं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये तो हम जानते हैं कि केंद्रक जो है वह यूकैरियोटिक सेल अर्थात कोशिकाओं के अंतर्गत पाया जाता है, लेकिन क्या सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में यह समान रूप से उपस्थित होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए बच्चों, केंद्रक जो है वह स्तनधारी की आरबीसीज जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उन लाल रक्त कणिकाओं को छोड़कर समस्त क्या यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक उपस्थित होता है। तो किसको छोड़कर बेटा, आरबीसीज को छोड़कर। किसकी, कौन सी आरबीसीज, स्तनधारियों की आरबीसीज को छोड़कर। ठीक है, समस्त यूकैरियोटिक सेल्स में केंद्रक पाया जाता है या में उपस्थित। ठीक है, तो ये तो बात हुई क्या उपस्थिति को लेकर। इसके बाद यहाँ एक छोटा सा अपवाद है कि आरबीसीज के बारे में अगर हम बात करें तो बेटा जो ऊंट व लावा जो कि स्तनधारी होते हैं, इनकी जो आरबीसीज होती हैं, इनकी आरबीसीज के अंतर्गत क्या न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये एक प्रकार से क्या हो गया, इसका अपवाद हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, एक प्रकार से अपवाद हो गया। ठीक है, तो ये हुई इसकी उपस्थिति के बारे में चर्चा। अब हम आगे चलते हैं कि भाई जो केंद्रक है, क्या इन केंद्रकों की संख्या सभी कोशिकाओं में समान होती है। तो केंद्रक में अगला अपन टॉपिक ले रहे हैं क्या, संख्या, नंबर ऑफ न्यूक्लियस। तो देखिए बच्चों, सामान्य रूप से वैसे जो केंद्रक की संख्या है वह सभी कोशिकाओं में एक ही होती है, लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप हैं जिनमें एक से अधिक कुछ प्रजातियां ऐसी हैं जिनके अंतर्गत एक से अधिक केंद्रक भी उपस्थित होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें पैरामीशियम,
ठीक है बच्चों, जैसे कि अगर हम बात करें क्या, पैरामीशियम व उपास्थल कोशिकाएं, उपास्थल कोशिकाएं, इनके अंतर्गत केंद्रकों की संख्या बेटा कितनी होती है? 2 होती है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य कोशिका है, जैसे कि एक कवक है फाइकोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज जो एक कवक होती है, इसके अंतर्गत न्यूक्लियस की जो संख्या है, केंद्रक की जो संख्या है, वह कितनी होती है? 3 होती है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा एक शैवाल है, कौन सी? बाउचेरिया। ठीक है, बाउचेरिया। तो बाउचेरिया क्या है? एक शैवाल है, और इस शैवाल के अंतर्गत केंद्रकों की संख्या जो है वह 3 से अधिक देखी गई है या पाई जाती है। तो देखिए बच्चों, अगर हम केंद्रकों की संख्या के बात को लेकर अगर चर्चा करें तो बात क्या निकल के आती है कि सामान्य रूप से तो सभी के अंतर्गत, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत केंद्रक एक ही पाया जाता है, लेकिन कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जिनके अंतर्गत एक से अधिक केंद्रक पाया जाता है, जैसे कि पैरामीशियम व उपास्थल कोशिकाओं के अंतर्गत केंद्रकों की संख्या 2 होती है। इसी प्रकार से फाइकोमाइसिटीज एक कवक होती है जिसके अंतर्गत केंद्रकों की संख्या 3 तक पाई जाती है, और एक शैवाल है जिसके अंतर्गत, जिसका नाम है बाउचेरिया, और उसके अंतर्गत केंद्रकों की संख्या 3 से अधिक भी होती है। अब देखिए बच्चों, आगे हम चलते हैं केंद्रक का अगला बिंदु लेकर। अगला बिंदु है हमारा केंद्रक में इसका आकार एवं आकृति। ठीक है बच्चों, तो केंद्रक का आकार, तो देखिए बच्चों, केंद्रक का आकार जो है वह सभी कोशिकाओं में समान नहीं पाया जाता है, लेकिन इसका एक औसत आकार देखा गया है या एक औसत आकार बताया गया है, जो कि 5 म्यूएम से लेकर 20 म्यूएम तक होता है। ठीक है, सामान्य आकार है 5 से लेकर 20 म्यूएम, तथा इसके आकार को, किसके आकार को? केंद्रक के आकार को एक वैज्ञानिक हुए थे हार्डविंग। ठीक है, तो हार्डविंग ने इसके आकार को एक सूत्र के माध्यम से बताया था, जिसे कि हम हार्डविंग सूत्र के नाम से जानते हैं, और यह हार्डविंग सूत्र जो है वह केंद्रक के आकार के अनुपात को व्यक्त करता है। अर्थात ये निष्कर्ष निकल के आया कि भाई सभी कोशिकाओं के अंतर्गत जो केंद्रक का आकार है वह समान नहीं होता है, वह कोशिका के आकार के अनुसार ही, कोशिका के आकार के अनुसार ही एक निश्चित अनुपात में केंद्रक का भी क्या होता है? आकार होता है, और इसे एक सूत्र के द्वारा, एक वैज्ञानिक के द्वारा व्यक्त किया गया, और उस सूत्र को हम किस नाम से जानते हैं? हार्डविंग सूत्र। ठीक है, और ये हार्डविंग सूत्र जो है वह होता है बच्चों क्या? NP = VN अपॉन BC - BN। ठीक है, ये एक सूत्र है NP = BN अपॉन BC - BN, जहां पर NP = होता है केंद्रक द्रव्य सूचकांक, केंद्रक द्रव्य सूचकांक। ठीक है, इसके बाद जो है VN। ठीक है बच्चों, VN = होता है केंद्रक का आयतन, और BC = होता है कोशिका द्रव्य का आयतन। तो इस प्रकार से इस सूत्र के द्वारा बताया गया
कि भाई जो कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाला जो केंद्रक है उसका क्या है, एक निश्चित अनुपात के अनुसार ही उसका आकार पाया जाता है, जिसको हार्डविंग सूत्र के द्वारा निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखिए ये हो गया क्या, आकार हो गया। आकार के बाद हम बात करें आकृति की, तो लगभग जो आकृति है केंद्रक की वह कोशिका के अंतर्गत क्या गोल या अंडाकार रूप में पाई जाती है। अब देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे केंद्रक की संरचना। ठीक है, इट मींस केंद्रक की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, केंद्रक की संरचना को समझने के लिए हम इस डायग्राम का सहयोग लेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये एक केंद्रक है। इस केंद्रक के इस केंद्रक के चारों ओर क्या होगी बच्चों, कोशिका झिल्ली होगी। अर्थात अपन इतना तो जानते हैं कि भाई केंद्रक जो है वह कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। तो ये इसका क्या हो गया, कोशिका द्रव्य हो गया। बोलो क्लियर। अब इस कोशिका द्रव्य में क्या पाया जा रहा है, ये केंद्रक। तो इस केंद्रक में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं उनको हम एक एक को लेकर यहां पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं अपन केंद्रक झिल्ली या केंद्रक आवरण। तो देखिए बच्चों, केंद्रक जो है वह एक द्विहरी झिल्ली से, क्या बच्चों, केंद्रक जो है वह एक द्विहरी झिल्ली से आवृत संरचना होती है। आई क्या बात समझ में, केंद्रक जो है वह एक द्विहरी झिल्ली से आवृत संरचना होती है, जो कि जंतु कोशिकाओं के अंतर्गत तो लगभग मध्य में पाया जाता है तथा पादप कोशिकाओं में यह परिधीय होता है या भित्ति की ओर होता है। ठीक है, अर्थात लगभग मध्य में नहीं पाया जाता है। अब देखिए, द्विहरी झिल्ली से आवृत जो ये केंद्रक है, इसके अंतर्गत दो झिल्लियां पाई जाती हैं। तो जिसके अंतर्गत एक तो होगी कौन सी, बाहरी झिल्ली, अर्थात जो साइटोप्लाज्म की ओर होगी। तो ये क्या है, साइटोप्लाज्म है। ठीक है, और इस साइटोप्लाज्म की ओर ये बाहरी झिल्ली हो गई, और अंदर की ओर अर्थात जो केंद्रक का मध्य भाग है, केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु की ओर या अंदर की ओर पाए जाने वाली जो झिल्ली हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, आंतरिक झिल्ली हो जाएगी। इट मींस साइटोप्लाज्म की ओर पाई जाने वाली जो झिल्ली है वह है बाहरी झिल्ली, इट मींस एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, और अंदर की ओर पाई जाने वाली आंतरिक झिल्ली हो गई। बोलो क्लियर। अब यहां इन दोनों झिल्लियों के मध्य बेटा एक क्या होता है, स्पेस होता है। एक तरह से यूं कह लेंगे कि इनके दोनों के मध्य क्या होता है, एक खाली स्थान होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, हिंदी में कहेंगे परिकेंद्रीय स्थल। ठीक है, तो दोनों झिल्लियों के मध्य पाए जाने वाला जो रिक्त स्थान होता है उससे अपन क्या कहते हैं, परिकेंद्रीय स्थल, पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जिसका जो मान है वह लगभग 60 एंगस्ट्रॉन होता है। कितना, 60 एंगस्ट्रॉन होता है। और जो इसकी केंद्रक की झिल्ली है वह केंद्रक की झिल्ली तो हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले समस्त कोशिकाओं की जो झिल्लियां होती हैं वो सभी किसके समान होती हैं, वो सब किसके समान होती है, कोशिका झिल्ली के समान ही होती हैं। तो यहाँ केंद्रक झिल्लियां जो हैं उसकी जो डेप्थ है वह लगभग किसके समान होती है, केंद्रक झिल्ली के समान ही होती है, अर्थात उनके समान ही मोटी होती है। तो ये हो गया इसका क्या, केंद्रक का आवरण। अब देखिए बच्चों, इसमें एक बात तो है, यहाँ केंद्रक जो झिल्ली है ये, इस केंद्रक झिल्ली में बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम केंद्रक रंध्र कहते हैं। केंद्रक रंध्र, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। और इन न्यूक्लियर पोर का आकार जो है वह 300 to 1000 एंगस्ट्रॉन के करीब बताया गया है।
ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली पर पाए जाने वाले जो छिद्र हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, केंद्रक रंध्र कहते हैं। और इनका जो आकार है 300 से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इन रंध्रों के द्वारा प्रोटीन, आरएनए जैसे आवश्यक पदार्थों का क्या होता है, साइटोप्लाज्म से आदान प्रदान होता है। तो ये साइटोप्लाज्म है इधर, तो इस साइटोप्लाज्म से आवश्यक पदार्थ अंदर लिए जाते हैं और अंदर से बाहर निकाले जाते हैं, किसके द्वारा, इस केंद्रक रंध्र के द्वारा। ठीक है, ये हो गया आपका केंद्रक रंध्र। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं इसके मध्य भाग अर्थात केंद्रक द्रव के बारे में। किसके बारे में बच्चों, केंद्रक द्रव। तो केंद्रक द्रव क्या है, केंद्रक द्रव जिस प्रकार से कोशिका द्रव होता है, कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाला जो भाग है वो क्या होता है, कोशिका द्रव। इसी प्रकार से केंद्रक के अंतर्गत पाए जाने वाला जो आंतरिक भाग है वो क्या कहलाएगा, केंद्रक द्रव कहलाएगा। अब इस केंद्रक द्रव के अंतर्गत क्या क्या संरचनाएं देखी जाती है, कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। तो देखिए बच्चों इस केंद्रक द्रव के अंतर्गत एक तो है क्या, क्रोमेटिन जाल। क्या, क्रोमेटिन जाल। और क्रोमेटिन जाल किसका बना होता है, डीएनए का। बोलो क्लियर, क्रोमेटिन जाल किसका बना होता है, डीएनए या यूं कहें कि गुणसूत्र का। क्लियर, तो गुणसूत्रों के द्वारा क्रोमेटिन जाल बना हुआ होता है। इसके अलावा और क्या क्या चीज पाई जाती है इस क्रोमेटिन केंद्रक द्रव के अंतर्गत, डीएनए पाया जाता है, आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, एटीपेज पाए जाते हैं, एटीपेज मतलब एंजाइम्स पाए जाते हैं, एटीपी पाए जाते हैं, पॉलीमरेज पाए जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी संरचना, दोबारा सुनिए क्या क्या चीजें पाई जाती हैं केंद्रक द्रव के अंतर्गत, गुणसूत्र क्रोमेटिन जाल के रूप में, इसके अलावा डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, राइबोसोम, न्यूक्लियस मतलब एंजाइम्स, ठीक है, और पॉलीमरेज, ये सभी प्रकार के क्या है इसमें संरचनाएं या घटक के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ क्या इसका केंद्रक द्रव। अब इसमें देता देखो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, यहां मैंने लिखा है क्रोमेटिन नेट। तो ये क्रोमेटिन नेट जो है वो दो प्रकार का बताया जाता है या दो प्रकार का होता है। एक तो होता है बेटा कौन सा, यूक्रोमेटिन नेट, और दूसरा होता है कौन सा, हेटेरोक्रोमेटिन नेट। बना किसका होता है, वही क्रोमेटिन का ही बना होता है, इट मींस गुणसूत्रों का ही बना होता है। तो यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन जो है वह इस केंद्रक का मध्य का भाग होता है जो कि हल्का अविरंजित होता है, कम सघन होता है लेकिन एक्टिव होता है। ठीक है, हल्का अविरंजित भाग होता है, कम सघन होता है लेकिन सक्रिय भाग होता है, वो क्या कहलाता है, यूक्रोमेटिन नेट कहलाता है। जबकि हेटेरोक्रोमेटिन जो है वह अधिक सघन भाग होता है, अधिक अविरंजित होता है और तुलनात्मक यूक्रोमेटिन के क्या होता है, कम सक्रिय भाग होता है, जो कि बाह्य परिधीय भाग के अंतर्गत पाया जाता है। तो मध्य भाग में तो यूक्रोमेटिन और बाहरी रूप में जो है हेटेरोक्रोमेटिन नेट पाया जाता है। इसके अलावा इस केंद्रक द्रव के अंतर्गत एक और सघन संरचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं क्या, केंद्रिका। से अपन क्या कहते हैं, केंद्रिका। तो देखिए बच्चों केंद्रिका जिस प्रकार से कोशिका की मुख्य संरचना या यूं कहें कि केंद्रिका का जिस प्रकार से कोशिका का मुख्य भाग केंद्रक होता है, उसी प्रकार से केंद्रक का भी एक मुख्य घटक होता है जो कि क्या कहलाती है, केंद्रिका पाए कहलाती है, जिसको कि अपन न्यूक्लियोलस कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं, केंद्रिका कहते हैं। और इसका एक उपनाम भी है। इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम है राइबोसोम फैक्ट्री। क्या बच्चों, क्या नाम है इसका, राइबोसोम फैक्ट्री। तो इसको हम राइबोसोम फैक्ट्री के नाम से क्यों जानते हैं, क्योंकि यहां पर राइबोसोम का क्या होता है, संश्लेषण होता है। कहां, केंद्रिका के अंतर्गत। ठीक है, तो ये बच्चों जो है वह केंद्रक की क्या हुई, संरचना हुई। अब देखिए केंद्रक के हम
कार्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। आपको मालूम है कि केंद्रक जो है कोशिका की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना होती है, अर्थात अपन यूं भी कह सकते हैं कि बिना केंद्रक के यूकैरियोटिक कोशिकाओं की कल्पना या उनका अस्तित्व संभव नहीं है। अर्थात कोशिका के अंतर्गत जो भी क्रियाएं हो रही हैं किसी भी प्रकार की, वो समस्त क्रियाओं का नियमन और नियंत्रण जो है वह किसके द्वारा होता है, इस केंद्रक के द्वारा होता है। और इस केंद्रक के अंतर्गत पाए जाने वाला कौन, डीएनए। केंद्रक के अंतर्गत भी कौन, डीएनए वह काम करता है, क्या, नियमन एवं नियंत्रण का। ठीक है, तो शॉर्ट में मैंने आपको बताया है केंद्रक का कार्य कि जो समस्त क्रियाएं होती हैं कोशिका की, उनका नियमन और नियंत्रण जो है इसके द्वारा किया जाता है, इस केंद्रक के द्वारा किया जाता है। तो देखिए बच्चों, आज हमने यहाँ पर ये केंद्रक से संबंधित जो जानकारी प्राप्त की है। ठीक है, आगे अगले नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस किसकी, केंद्रिका की। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो पर किसकी चर्चा करेंगे, केंद्रिका की, क्योंकि केंद्रिका भी जो है वह केंद्रक की क्या होती है, एक मुख्य संरचना होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।